अस्सलाम वालेकुम। 21 साल देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपना आप बचाती और कमरे में छुप कर रोती। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारे काम निपटाती, लेकिन एक रोज देवर छुप कर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर न थी। बाहर निकली तो मेरे होश छुट गए। उस रात मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा किस लड़की से, तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नजरों को जांचने में परेशान सी हो गई। मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। भाई बात को सुनकर उसके माथे पर तीवरी पड़ी थी, लेकिन फिर अपने जहन को झटका कि शायद मैंने गलत सोच लिया है। लेकिन इसके बाद तो मेरे देवर ने जैसे ये बात पकड़ ही ली, बार बार मुझसे यही कहता कि मेरी शादी करवा दे। जब मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब से इशारे करके बाहर चला जाता। उससे तो ये भी लिहाज नहीं था कि मेरा शौहर भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब उससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा शौहर भी वहीं बैठा चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर भी चैट में मसरूफ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे शौहर की मन्नी खाला की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर खाला की बेटी को मलेरिया हो गया और उसका मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। इसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वो जिंदा होती तो आज रोशन की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी मेरी ये सास बात कर ही रही थी जब मेरे देवर ने बरजस्ता कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई। कहने लगी, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी है वो, भाभी है तुम्हारी। वो कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है, जाहिर है अगर भाई की शादी खाला की बेटी से हो जाती तो फिर इन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। आप मुझे न जाने क्यों देवर की ये बात बहुत बुरी लगी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा शौहर भी त्यूरी चढ़ाए खामोशी से चाय पी रहा था। इसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी सी मिल गई। कभी कहता, आप गुलाबी रंग बहुत प्यारी लगती है, ऐसा करें गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर वो पीछे हट जाए, लेकिन बहुत ही ठीक किस्म का शख्स था। मेरा शौहर बहुत ज्यादा सादा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी जहन का था। हर वक्त 2 और 2 5 बनाने के चक्कर में लगा रहता। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ? तो मुझे बस सरसरी सी नजर में देखता है और कहता है, हाँ दिखने में तो ठीक ही लग रही हो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना, ख्वामखा मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी जाने मेरा देवर सा जो हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखता रहता। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहना, मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए। वो बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं बेधड़क कमरे में आने पर मैं कुछ बौखला सी गई थी, क्योंकि मैंने दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा था, बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर लिया। फिर उसे कहने लगी, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में आने के पहले दस्तक देते हैं, इजाजत लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं। ये क्या कि मुंह उठाकर कमरे में चले आ। मेरे सख्त लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों के कमरे में आने की इजाजत नहीं देते, आप कौन सा वैर है? ये कहकर वो मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी इस जरूरत पर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? मेरा अंदाज मुदाफे आना था। वो कह लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, आए बैठे बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठती। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियात के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने शौहर से बुरी तरह से टकरा गई। वो शायद कमरे में ही आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही थी इतनी तेजी से? जैसे ही वो अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने शौहर को यूं शक भरी नजरों से देखते हुए देखकर मेरा दिल तो जैसे जोर जोर से धड़कने लगा था। ये कहीं वो कुछ गलत ही न समझ ले। फिर उन्होंने बड़े संजीदा लहजे में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, भाभी से बात है, वो भी पिछले 1 घंटे से। हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे, आए ना भाई, आप भी बैठे बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं नहीं रोशन ये झूठ बोल रहा है,
मैं तो इससे कोई बात नहीं कर रही थी, ये अभी आया है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दो। पहली बार मेरे शौहर ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने तेवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाकर दस्तरखान पर लगाया। मेरे शौहर का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो देवरों से बेतकल्लुफ होती हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो झूठ बोल रहा था। वो कहने लगे, मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने तो अब ये किया कि तेवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने इस बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ वो होता मैं वहाँ से निकल कर कहीं और चली जाती। 4 दिन तो मेरे बदले रवैये पर वो चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ मसला क्या है? जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर कर देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे? वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक किया था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मेरा भाई बहुत शक्की है, उसको शक करने की आदत है। बड़े गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर ही बहुत अफसोस होता है। देवर की बात से मतलब कुछ खौफजदा सी हो गई थी। कुछ मेरे शौहर का रवैया भी मुझसे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, रोशन बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपने कांधे झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुबह का सांस लिया कि चलो, इससे बात समझ आ गई। फिर मेरे दिल में ये भी आने लगा कि मेरे शौहर अगर शक्की मिजाज किस्म का शख्स है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। इससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मेरी शादी को 1 माह गुजर गया था। इस 1 माह में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा शौहर शक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। बार बार मुझसे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं हुई, दरवाज़ा तुमने तो नहीं खोला? मैं कहती, नहीं, वो तो आपकी वालिदा ही खोलती हैं। वो कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर का दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने शौहर की ये बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा शौहर शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे कि मेरा शौहर मुझसे खफा होता या मेरे मामले में शक में पड़ता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वो चंद दिन के लिए लाहौर जा रही हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि इनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वो भी सास के साथ वहीं रहेगा, लेकिन वो तो अगले रोज ही वापस आ गया। नए शौहर ने देवर से कहा कि तुम भी अम्मी के साथ लाहौर में ही रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर्स होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा शौहर रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, और मेरे लिए वो वक्त बड़ा ही परेशान कुन होता था। अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक किए बैठी रहती, यही इंतज़ार करती कि कब वो बाहर जाए तो मैं किचन का काम निपटाऊँ। जब वो यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा घूम कर सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने शौहर के आने से पहले ही बनानी होती थी, और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाता और मैं दरवाजे बंद होने की आवाज़ मुझे आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा शौहर आता था तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर गाहे बगाहे मुझे देखता रहता, जैसे कि कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजर जाए और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूँ कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन में मुब्तला कर रहा था। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशरम किस्म का था। जो शख्स बेधड़क मेरे कमरे में आ सकता था वो मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इसी शशोफंज में मुब्तला थी कि मेरी सास का फ़ोन आ गया कि उनकी बहन की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वो चंद माह लाहौर में ही रहे। ये सुनकर तो मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी। शौहर घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि यासिर जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, रोशन, आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे साफ बता दें। मैं अपने शौहर की शर्त भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा, बता दूंगा,
پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا دیکھو مجھے شک کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے کوئی ایسی ویسی بات معلوم ہوئی تو میں بہت سخت قسم کا انسان ہوں، بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اپنے شوہر کی دھمکی سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی، میں تو پریشان ہو کر رہ گئی۔ ایک بار میرا دیور گھر میں داخل ہوا تو بڑا ہی بدحواس تھا، بار بار اپنے کسینے پہنچ رہا تھا۔ مجھے کہنے کا بھابھی خدا کے لیے مجھے اپنے کمرے میں چھپا لیں۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بتانے کا وقت نہیں، بس مجھے جلدی سے اپنے کمرے میں چھپا لو۔ جس قدر وہ پریشان لگ رہا تھا نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے کمرے میں چھپ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی ہوں، یہی سوچنے لگی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، یہ ایسا کیا کر کے آیا ہے جو اس قدر پریشان ہے اور اس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے۔ میرا دیور تو آئے ہوئے اس کو 2 گھنٹے بیت چکے تھے، نہ وہ کمرے سے باہر آیا تھا اور نہ ہی مجھے کسی بات کا علم ہو سکا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی شام کے 5 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ ہمارے گھر تو کوئی آتا جاتا نہیں تھا، یہ اس وقت کون آ گیا؟ میرے شوہر تو رات کو 10 بجے آتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو میرے شوہر کہنے لگا دروازہ کھولو۔ لہجہ بڑا سخت تھا، میں نے دروازہ کھول دیا۔ بجائے مجھ سے بات کرنے کی وہ تو غصے سے گھر کے اندر داخل ہوئے اور پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میں نے کہا روشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ ان کے لہجے کو سن کر میرا دل داغ سے رہ گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ادھر ہی جب سارے کمروں کی تلاشی دی تو پھر میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے باہر میرے دیور کا گریبان پکڑ کر لائے اسے صحن میں زمین پر پٹخا۔ کہنے لگے دیکھا وہی ہوا نا جس کا مجھے شک تھا، یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا جب اس کا اپنا کمرہ موجود ہے؟ میں نے کہا روشن مجھے کیا پتا، یہ تو 2 گھنٹے پہلے آیا، بڑا پریشان تھا۔ کہنے لگا مجھے اپنے کمرے میں چھپا لو، اسی لیے میں نے اسے کمرے میں چھپا لیا، میں تو کب سے کچن میں کام کر رہی ہوں۔ میری بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ میرے شوہر نے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے، تم اسے اپنے کمرے میں ہر وقت بٹھائے رکھتی ہو، نہ جانے کیا کیا کرتی ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، چلو نکلو میرے گھر سے باہر۔ یہ تو روشن کی بات سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے دیور سے کہا تم بتا دے کیوں نہیں؟ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں کیا بتاؤں بھابھی، جو کچھ سچ ہے وہ سب تو بھائی دیکھ ہی چکے ہیں، اب ان سے چھپانے کو کیا فائدہ۔ اس بار بھی اس نے دغا دے دیا اور جھوٹ بول دیا۔ پھر تو میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے دھوتے مائکے پہنچ گئے۔ اگر روزی میرے شوہر نے مجھے فون پر کہا کہ بہت جلد میں تمہیں طلاق کے کاغذ بھجوا دوں گا، میں نے بہت منت سماجت کی، وہ تو کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میری بھابھی اور بھائی مجھے تانے دینے لگے، میرے ہی کردار خوشی ہونے لگی۔ لیکن 1 مہینہ گزر گیا تھا، مجھے نہ تو روشن نے طلاق دی تھی اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھا۔ 3 ماہ بعد روشن مجھے لینے آئے، میری ساس بھی ساتھ تھی، بڑے شرمندہ سے تھے۔ میری ساس رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ مجھے جب یہ سب معلوم ہوا تو میں نے روشن کو بہت ڈانٹا، یاسر کو کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ روشن ایسا قدم بھی اٹھا لے گا۔ اصل مجھے شروع ہی سے شک کرنے کی بہت عادت ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا نفسیات پڑھ رہا ہے، اسی لیے شک کا علاج کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی کے سامنے جان بوجھ کر ایسا رویہ تم سے رکھا کہ جیسے تمہارے اور اس کے بیچ کوئی غلط بات چیت چل رہی ہو۔ جب روشن تمہیں گھر سے نکال چکا تھا تو روشن کو احساس ہوا کہ تم سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ 3 ماہ سے اچھی طرح سے احساس ہو گیا کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے میری منت سماجت کی تو میرے چھوٹے بیٹے نے کہا نہیں، آپ کو جس طرح سے شک کرنے کی عادت ہے آپ بھابھی کی زندگی کو مزید اجیرن بنا دیں گے۔ میں بھابھی کے ساتھ جان بوجھ کر آپ کے سامنے ایسا رویہ رکھتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے شادی شدہ رشتے کو کتنا مضبوط رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو اسے کچی ڈور کی طرح سمجھا۔ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ روشن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے آج ہی مجھے اپنے ساتھ لایا ہے۔ یہ دوبارہ کبھی تم پر شک نہیں کرے گا۔ جو کچھ میرے دیور نے کیا وہ ایک علاج کا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنے بھائی کو احساس دلا سکے کہ اگر وہ مجھے کسی کے ساتھ بات چیت کرتا دیکھ لے یا میرے کمرے میں کوئی موجود ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بری عورت ہوں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔